हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, हमने अभी तक 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये उसका 3rd पार्ट होने वाला है। एंड बच्चों, आप ज़रूर कमेंट करो, जिससे मैं आपको ये पीडीएफ है ना, ये आपको पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर पाऊँ, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। 6 मार्कर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें हमारे 41 से लेकर 71 वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 30 जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके लेंदी क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड लेंदी क्वेश्चंस को बच्चों हम अभी स्क्रीन पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मुझसे इसको ले लो, ठीक है ना। आप ये पीडीएफ ले लो, खुद के पेज पे करो। एंड जो भी आपको डाउट होता है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे खुद के डाउट्स पूछ रहे हैं, उनके डाउट्स आंसर हो रहे हैं। एंड बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि उनको सिर्फ डाउट ही उनके आंसर नहीं हो रहे, उनको एक फीडबैक भी मिल रहा है ना, उनको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। उनको पता भी लग रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको कहाँ इंप्रूव करना है, कैसे हमको प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारा फायदा बच्चों उस चीज़ का आपको मिलने वाला है। और इसी बहाने से आपकी और हमारी जब बात होगी, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम एमसीक्यूज को करना स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन 32 से क्वेश्चन 41 को बनाने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। एंड हम 41 क्वेश्चन, थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड फिर जो इसके बाद के क्वेश्चंस हैं, उनको हम स्किप करेंगे, जो कि आप उसको अपने आप सॉल्व करने वाले हो, जिसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा आपके कमेंट करने पर। जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये बताना है कि कौन सी इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड, नहीं बच्चों, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, बिल्कुल बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लो कि कोई भी पैसा रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से आ रहा है, ये हमारे रिकरिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। 1st एंड 3rd तो क्लियर हो गया, ठीक है। कैश पेमेंट्स, रीपेमेंट्स ऑफ अमाउंट्स बोरोड, नहीं बच्चों, कुछ भी हम बोरोड फंड्स, इक्विटी फंड्स, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं, वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको डाल देते हैं। तो 4th ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ठीक है। एंड 2nd वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर है बी, हमारा 1st एंड 3rd सही ऑप्शन यहां पे हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों ये तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बच्चों, इसको भी नोट करके लिख लो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बच्चों ये हमारा रेगुलर रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हमको एम्प्लॉय का जो पीएफ होता है, एम्प्लॉय का जो बेनिफिट एक्सपेंस होता है, वो हमको हर मंथली काटना पड़ता है। एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं बच्चों, जब भी हम डिविडेंड लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डालते हैं, फाइनेंसिंग के अंदर नहीं डालते हैं। तो सी ऑप्शन ही गलत हो जाता है। डी भी पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है, और यही तो हमको आइडेंटिफाई करना था। बच्चों यूजुअली क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, आपको है ना, जब आप सॉल्व कर रहे हो उससे भी आपको पता चल गया होगा कि देखो एमसीक्यू पूछ लेगा, देखो या तो 1 या 2 एमसीक्यू पूछ लेगा, ठीक है। टोटल 8 नंबर का आता है ये, तो 1 या 2 आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। एंड एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, या तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं, 6 नंबर के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना है एंड आपको बड़े वाले क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैश पेमेंट्स टू acquired assets including intangibles and capitalized research and development result in cash
कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही है बच्चों कि कोई भी एसेट को, कोई भी नॉन करंट एसेट को, चाहे से टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उसको अक्वायर करने के लिए आप पैसा दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पैसा जाएगा, ठीक है, तो वो कैश आउटफ्लो है कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन को टिक करना, आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 35, स्नो लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 ऑन मशीनरी, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वुड बी 2,50,000। बिल्कुल बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट था, ये पहले से ही है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर रखा था। लेकिन जब 2 लाख में से आप पहले से ही डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर रखा है, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ होगा उसमें डेप्रिसिएशन अगर हम ऐड कर देंगे तो वो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो 2,50,000 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका नेट प्रॉफिट है असली वाला, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा झलावा है, ठीक है ना। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर आप बोल सकते हो नॉन कैश आइटम है जिसको हम वापस ऐड करते हैं, ठीक है। या तो हम वर्किंग नोट में ऐड करते हैं या फिर हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही ऐड कर देते हैं। बेटर रहेगा कि आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही इसको ऐड कर दो, ठीक है। जब हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं उसके बाद हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, टैक्स मेड, है ना, इन सब को प्लस करते हैं जिससे हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो, बिल्कुल बच्चों सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। ए को टिक करना, ए को टिक करना एंड जल्दी से आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, देखते ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितने डेट पीरियड होना चाहिए बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके 3 मंथ और लेस होना चाहिए। कहाँ लिख रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7th में हम लिख देंगे कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन होती है वो यही डेफिनेशन होती है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क कम हो, बच्चों इसको याद कर लेना, जिसके अंदर रिस्क कम हो, जिनकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम ना हो रही हो एंड उनकी लिक्विडिटी डेट यानी कि उतने समय में, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि इतने लिक्विड हैं, या तो कैश बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो, उन है ना, उन कैश इक्विवेलेंट्स के लिए सेम रहने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसे ही हैं, ठीक है। 3 मंथ और लेस। डी को टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर देखो 37 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बच्चों डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी चेक इन एंड यूज होता है, ट्रेड रिसीवेबल, बच्चों ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल क्यों, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल 3 महीने से भी ज्यादा हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम इंक्लूड नहीं करते, ऑल्दो हम करंट एसेट में उसको इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ। बच्चों इस बात का याद रखना कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो देखो आंसर तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd है, ठीक है ना, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ था। लेकिन देखो थोड़ा सा पीछे इसकी चीज समझो, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो उसको बनाता कौन है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना, वो उसको ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक लीगल टीम है, वो उसको रिव्यू करती है उस ड्राफ्ट को। उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, MCA के पास वो ड्राफ्ट जाता है एंड MCA उसको अप्रूव करती है। उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस होके आया हुआ है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात आपको याद रखना है, ये सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आप लिख के भी आओगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर तो जरूर मिलेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में रखो। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें से 3 गलत होंगे लेकिन 1 सही होगा, ठीक है ना। इज करेक्ट, कौन सा सही है वो हमको ढूंढना है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं बच्चों, जब हमारी सेल हो रही है तो आउटफ्लो थोड़ी ना होता है, वो तो इनफ्लो होता है, हमारे पास इनफ्लो होता है।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नहीं, जब हम डिविडेंड को पेमेंट करते हैं तब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, बी कैंसल। सेल ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन कैश इन आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बच्चों सेल हो रही है मशीनरी की तो कैश आउटफ्लो नहीं होगा, कैश तो इनफ्लो होगा, तो सी भी ऑप्शन गलत है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो रिकरिंग नेचर के हैं एंड हर महीने वो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही डालते हैं। बच्चों इसको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आपने अभी देख लिया और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बच्चों इसको तो डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, 3 मंथ और लेस, आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि इतने सेम क्वेश्चन आ रहे क्यों हैं। बच्चों क्या हुआ, देखो ये तो सेट 1 का क्वेश्चन है एंड ये सेट 2 का क्वेश्चन है। सेट 1 का क्वेश्चन यानी कि ये दिल्ली का सेट है ना, दिल्ली जो मेन पेपर सेट होता है वो वहाँ ये वहाँ का सेट है ना, CBSE 1920 में आया हुआ क्वेश्चन है। और सेट 2 होता है, ये होता है आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है ना, मान लो आप नॉर्थ साइड होता है ये, ठीक है। टोटल CBSE 7 पेपर इशू करती है, 7 पेपर इशूज करती है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में। एक बार क्वेश्चन सिमिलर हो जाते हैं, सेम हो जाता है, देखो यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन पूछ एक ही चीज रहा है लेकिन फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाती है बच्चों। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि PYQs हम करते ही इसलिए हैं कि हमको वेरिएशन पता चले कि कैसे CBSE क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे वो क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें भी हमको रेडी हो जाना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चे एग्जाम्स से जब बाहर आते हैं ना, वो जब फिर वापस अपने पेपर को चेक करते हैं, उठा के देखते हैं, तो उनको लगता है कि इस पेपर में तो सब कुछ मुझको आ रहा था लेकिन सिर्फ मैं लैंग्वेज समझ नहीं पाया कि क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है जब ऐसे क्वेश्चंस को जो हमको आते हैं लेकिन क्योंकि कुछ इंग्लिश है ना, इंग्लिश रीडिंग हमारी थोड़ा सा वीक है इसलिए हम समझ नहीं पाते, तो ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है जब छूट जाता है, ठीक है। तो हमको छोड़ना नहीं है, इसलिए हम PYQs करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर 20 लाख पेइंग 60% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्चों अब 20 लाख को 60% कर लो, 20 लाख का 60% कर लो, यानी 12 लाख को तो उड़ा दो यहाँ से। 12 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है ना, उसका नॉन करंट एसेट हमने लिया और हमने हमारा जो यूजफुल हमारे एसेट्स थे, ठीक है ना, हमारी जो ओनरशिप है, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स हमने उसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कैश का मूवमेंट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे अकाउंटिंग होगी, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें फेरबदल होगी, अदला बदली होगी, लेकिन कैश फ्लो में कुछ भी अदला बदली नहीं होगी, ठीक है ना। एंड बाकी बचा हमने कैसे दे दिया, चेक से दे दिया। दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन, इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20 लाख, नहीं बच्चों, अगर यहाँ पे 8 लाख रुपीज लिखा हुआ होता तो ये ऑप्शन सही होता। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं बच्चों, ये तो टोटल ही रॉन्ग है, ठीक है। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 8 लाख, नहीं बच्चों, इंक्रीज नहीं होगा, अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पे बात कर देते हैं। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8 लाख, हाँ बच्चों ये आपका सही है। आप बोल सकते हो कि हमारा कैश किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करने में सिर्फ 8 लाख रुपए जितना हमारा कैश लगा है, ठीक है ना बच्चों। 12 लाख रुपए तो हमने इक्विटी शेयर को इशू करके ही उसको पे ऑफ कर दिया, तो जो नेट कैश आउटफ्लो है वो 8 लाख रुपीस का आपके हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, procurement of raw material, incurrence of manufacturing expense, sale of garments are classified as operating activity। क्यों बच्चों, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट कंपनी के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का आना, रॉ मटेरियल को खरीद के लाना, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना ना, गारमेंट्स को बेचना, ये सब चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बच्चों हमने फाइनेंशियल कंपनी के बारे में पढ़ा था, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए पढ़ा था, उसके लिए इंटरेस्ट लेना, उसके लिए इंटरेस्ट पे आउट करना, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव करना, ये क्या चीज़ें, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके लिए। वैसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स कंपनी है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, उनको प्रोसेस करना, उनको सेल करना, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाता है। 44 देखो बच्चों, दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन,
पेड 4 लाख टू अक्वायर शेयर्स इन आरवी लिमिटेड। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी हम पैसा दे रहे हैं पूरी कंपनी को अक्वायर करने के लिए, तो आप उसको गलती से भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं लिखना, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने एक एसेट अपने पास खरीद लिया है, वो कहाँ का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपने खरीदा है तो वो आउटफ्लो है, अगर आपने बेचा है तो वो इनफ्लो है। ठीक है। एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 40,000। बच्चों देखो क्या हुआ, आपने 4 लाख रुपए पे आउट कर दिए एंड 40,000 आपको डिविडेंड मिल गया। अब 4 लाख का तो माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से एंड 40,000 प्लस हो जाएगा, यानी कि जो नेट होगा वो नेट कहीं ना कहीं 3,60,000 हो रहा होगा, 3,60,000 हो रहा होगा। एंड हम देख लेते हैं कैश यूज्ड या कैश जनरेटेड। बच्चों यूज्ड या कैश जनरेटेड, तो बच्चों 44 का आंसर होता है आपका सी, क्योंकि कैश हमारा यूज हो गया है। बच्चों ये ब्रैकेट मत समझना, यहाँ पे रुपीज लिखा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा रुपीज लिखा हुआ होना चाहिए था, कोई नहीं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि 3,60,000 रुपए हमारे लग गए। क्यों? 4 लाख माइनस प्लस 30,000। ठीक है, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं एंड 46 क्वेश्चन को हम खुद बना रहे होंगे। ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग इन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव, द सेम इज डैश टू ओपनिंग कैश बैलेंस टू ऑब्टेन डैश बैलेंस। बच्चों टू ऑब्टेन विच बैलेंस, हम कभी भी, आपको पता होगा कि हम सब एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड करते हैं एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है ना, के बराबर आना चाहिए, वो आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्लोजिंग एंड द सेम इज एडेड। बच्चों सेम इज एडेड गया होगा। जल्दी से हम चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। बच्चों 46 के 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चों देखो बहुत ही आसान यहाँ पे है। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है एडिशनल पॉइंट। एडिशनल पॉइंट में क्या लिख रखा है? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 23-24, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। करंट ईयर का हम प्रपोज डिविडेंड नहीं रखते, आपको पता है, हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड को डालते हैं। ठीक है ना, हम सोच रहे हैं देना, अभी तक दिया नहीं है तो कोई भी कैश फ्लो हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने प्रपोज डिविडेंड पे आउट कर दिया पिछले साल का, तो वो था 1,50,000। तो इसको हम कहाँ ऐड करेंगे? बच्चों प्रपोज डिविडेंड जो पिछले साल का है उसको हम ऐड करेंगे हमारे नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में। तो देखो हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर है एंड ये करंट ईयर है। देखो नेगेटिव प्रॉफिट है, यानी कि -1 लाख रुपीस का यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे 1,50,000 का। बच्चों थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोलकर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड देखो आपका टैक्स, बच्चों आपको पता है प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड होता है, ये टैक्स पेड है। ठीक है, एंड ये टैक्स मेड है, ये टैक्स मेड है। तो टैक्स मेड को भी हम प्लस कर देते हैं 1,20,000। ठीक है, नेट देख लो, इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? आपका 70,000 आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 70,000 क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट आ जाएगा। अब 70,000 जब प्रॉफिट आ गया तो देखो इसका काम कंप्लीट। ठीक है, और इसका एडिशनल पॉइंट का काम कंप्लीट। 70,000 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया फॉर एडजस्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करते हैं। देखते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 इंक्रीज हो गया। अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लेस करेंगे, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो जल्दी से देखो करंट एसेट ऐड हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? हम उसको माइनस कर देंगे 40,000। ठीक है बच्चों, तो ये इसका काम हो चुका है। ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? करंट लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो जल्दी से हम ऐड कर देते हैं 50,000 को हमने जल्दी से ऐड कर दिया। बच्चों थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है, लेकिन बच्चों कुछ हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से हम देखते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे गुडविल है। ओके गुडविल। बच्चों इन सब चीज़ को एडजस्टमेंट करने से पहले, हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल हमने 50,000 राइट ऑफ कर दी।
ठीक है। तो 70,000 में हम गुडविल को ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको और इसको ऐड कर दोगे हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमको ये कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो आपने टैक्स पे किया है 1 लाख, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, टैक्स पे किया है 1 लाख, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल आपका लास्ट में आ जाएगा 30,000। बच्चों मैं होप करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि नॉन करंट एसेट्स, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मशीनरी की लिख रखी है, ये प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, ठीक है, मशीनरी है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बच्चों आपको याद होगा कि कभी भी मशीनरी की वैल्यू गिवन है एंड उसी के बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, एंड एडिशनल पॉइंट में भी आपको मशीनरी की बात कर रहा है एंड डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, तो हम दोनों अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी वाला अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है बच्चों, दोनों अकाउंट बनाते हैं। अब देखो मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, उसकी बुक वैल्यू थी 40,000, लॉस्ट बाय फायर, ओके। तो बच्चों मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, ठीक है ना, कॉस्टिंग उसकी 40,000 थी और बुक्स में वो 40,000 लिख रखी थी, ठीक है, 50,000 उसकी कॉस्टिंग थी, 40,000 वो बुक्स में लिख रखी थी। तो बच्चों जो डिफरेंस अमाउंट है ना 10,000 का, वो आपका हो जाता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर व्हाट, फॉर दैट मशीनरी, ठीक है, फॉर दैट मशीनरी, ठीक है। इस फर्स्ट पॉइंट को आप याद रखो। दूसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हम कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, और ओपनिंग हम किधर लिखेंगे, ओपनिंग भी हम इधर लिखेंगे 4 लाख रुपीज, ठीक है, एंड क्लोजिंग हमारी है 6,50,000 हमारी क्लोजिंग है। तो देखो बच्चों जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। बच्चों आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, यानी कि इसी को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो 1 लाख आपका क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बच्चों अब बहुत ध्यान से समझना, इस 1 लाख रुपीज में से 10,000 तो हमारा किसका था, हमारा पहली मशीनरी का था, इस पहली मशीनरी का था, ठीक है, 10,000। अब 90,000 जो बचा, 90,000 बचा, वो किसका है, वो इसका है। अब देखो, अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000, कॉस्टिंग कितना है 2,50,000, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। बच्चों सबसे पहले कहां पर भी सोल्ड, लॉस या फिर प्रॉफिट की बात आ जाए ना, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे एंट्री कर दो। 20,000 का लॉस है तो 20,000 को यहाँ पे ऐड कर दो। बच्चों अभी मैं KL ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा ना तो वो फ्रेम से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 2,50,000 की वो मशीनरी है, ठीक है, कॉस्टिंग है, उसकी कॉस्टिंग है, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, उसकी बुक वैल्यू होगी 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 उसकी बुक वैल्यू हुई होगी, ठीक है। यानी कि जो ये 90,000 है वो डेप्रिसिएशन है, ये उसकी कॉस्टिंग है, एंड असलियत में वो बिकी तो इतने की ही है बच्चों, ठीक है ना। उसकी जो सेल वैल्यू है वो तो इतनी ही है, ठीक है, सेल वैल्यू तो उसकी इतनी है। अब इसमें 20,000 का आपको नुकसान हो गया, यानी कि एक्चुअली में 1,40,000 की वो मशीनरी बिकी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नेट अमाउंट नहीं ले रहे, हम दोनों अमाउंट ले लेते हैं। 20 ये ले लिया एंड 1,60,000 में हमने उसको बेचा था, ठीक है, 1,60,000 में हमने उसको बेचा। जल्दी से हम क्लोजिंग ओपनिंग लगा देते हैं। तो ओपनिंग तो देखो यहाँ पे लग जाएगी आपके लाख और यहाँ पे लग जाएगी 28 लाख, ठीक है, 28 लाख। इस अकाउंट को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस अकाउंट को मैं इरेज कर देता हूँ। 28 लाख आपके यहाँ पे लग गई, ठीक है। एंड अब देखो ये 1 लाख में दोनों का है ना, इस मशीनरी का भी और इस मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। तो अब मैं जो लॉस हमारी मशीनरी का हुआ था 40,000, वो भी तो ऐड करूंगा 40,000, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, उसको यहाँ रख देना, एंड आपका परचेज पता चल जाएगा आपको कितने का परचेज है आपका 11 लाख का। तो 11 लाख का परचेज, ये तो हो गया कैश आउटफ्लो आपका माइनस, एंड आपका जो 32,000 आपको प्रीमियम रिसीव हुआ था वो हो जाएगा प्लस 32,000। तो बच्चों जो भी नेट आंसर आएगा वही आपका इसका नेट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं
कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, क्योंकि हम PYQs को खुद समझ रहे हैं बच्चों। खुद इसको ट्राई करो, ठीक है ना। एंड समझ में नहीं आया ना तो ये एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट करके नहीं बताया कि कैसी लगी है, शेयर नहीं करा है, तो बच्चों जल्दी से ये चीज़ें आपको करनी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।